जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का PYQ 2025 में सब्जेक्टिव देखेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने 2025 को कंप्लीट कर लिया है, 2024 को कंप्लीट कर लिया है, 2023 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 2022 को कंप्लीट करेंगे। 4 साल का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आपको मैं एग्ज़ाम के पहले तक 5 साल का कंप्लीट करवा दूंगा PYQ सब्जेक्टिव। और यकीन जानिए बहुत सारे प्रश्न आपको PYQ से देखने को मिलेंगे और मिलते रहे हैं हर साल। ठीक है, और क्यों देखना चाहिए हमारा वीडियो PYQ सब्जेक्टिव, क्यों देखना चाहिए? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे वीडियोज़ का जो आंसर होता है वो आपके बुक के आंसर से बिल्कुल डिफरेंट होता है, किसी भी यूट्यूबर के वीडियो से डिफरेंट होता है, क्योंकि हम आपको डायरेक्ट दिमाग में घुसाते हैं, ना कि आपको रटाते हैं और ना ही हम आपको उतारने बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा नहीं, मैंने इन सब वीडियो के लिए सिर्फ 500 लाइक का टारगेट रखा है, इसको जरूर पूरा कीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लिया कीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको सारे अपडेट मिलेंगे यूट्यूब की तरफ से जब आपको नहीं भेजा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला सवाल था आपके 2022 का। कह रहा था सवाल में कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, इतना याद है आपको। यह आंदोलन मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज तुरंत भारत छोड़ दे। इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया, जिससे पूरे देश की आज़ादी की लहर फैल गई। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में इतना बड़ा भी आंसर आप नहीं लिखोगे तो काम हो जाएगा। क्या होगा आपका, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपसे सवाल में बोला गया था भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ से हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ। यह आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ। अगर आप इतना लिख के छोड़ते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ये सब आगे आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि आपके लिए है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। कहा गया है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल शासक अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते हो तो आपको 2 नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे। इस युद्ध में अकबर की सेना जीत गई और जिससे भारत में मुगल शासन और मजबूत हो गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा था, बस जहाँ तक मैं बता रहा हूँ वहाँ तक भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया कि संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने भारतीय संविधान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी देखरेख में संविधान तैयार हुआ, इसलिए उन्हें संविधान का मुख्य निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। संथाल विद्रोह का मुख्य नेता सिद्धू और कान्हू थे। इन दोनों भाइयों ने अंग्रेज़ों और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ संथाल लोगों को एकजुट किया और उनका उद्देश्य था अन्याय को खत्म करना और अपने अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, बिल्कुल आसान है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इस दिन जनरल डायर ने एक शांतिपूर्ण सभा पर बिना चेतावनी गोली चलवा दी। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ाया और आज़ादी की लड़ाई तेज हो गई। बात समझ में आया? सिर्फ डेट याद रखना था, बाकी चीज़ तो आप मिला मिला के लिख ही दोगे, एग्जाम में आएगा तो। कहानी बस सिंपल सी बात है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था भाई, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था निहत्तों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, ठीक है, महिलाओं पे, सब पे, निहत्तों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उसी के कार्यकाल में ये बड़ी क्रांति हुई। अगर आप इतना भी लिख के छोड़ देते हो तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। बाद में 1858 में उसे भारत का पहला वायसराय बनाया गया। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में कहा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक गतिविधि का प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र कलकत्ता में स्थापित किया। यहीं से कंपनी ने धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाया और बाद में भारत के कई हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। अगर आप यहाँ तक भी आंसर लिखते हो तो आपके 2 नंबर का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं
बड़े सवालों की तरफ, जिसमें आपको छोटे नहीं करने हैं। जैसे मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ठीक है, देखिए, मनसबदारी व्यवस्था मुगल शासन की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसे अकबर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? अकबर ने। मनसब का अर्थ होता है पद या फिर रैंक। क्या होता है? पद या फिर रैंक, पोजीशन। इस व्यवस्था में हर अधिकारी को एक पद दिया जाता था, जिसमें उसकी जिम्मेदारी, वेतन और सम्मान तय होता था। मनसबदार को सैनिक रखने होते थे और ज़रूरत पड़ने पर वे राजा की मदद करते थे। इस व्यवस्था में दो मुख्य बातें देखी जाती थी, जात और सवार। जात से पता चलता था कि अधिकारी का पद कितना बड़ा है और उससे कितना वेतन मिलेगा। सवार से ये तय होता था कि उसके पास कितने घुड़सवार सैनिक हैं। जितना बड़ा मनसब उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था से मुगल प्रशासन मजबूत हुआ। इससे सेना व्यवस्थित रही और बादशाह को अपने अधिकारों पर नियंत्रण रखना आसानी हुई। यह व्यवस्था मुगल शासन को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखने में बहुत सहायक साबित हुई। समझ में आ गया मनसबदार क्या था, मनसबदारी क्या था? आइए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब और क्यों मनाया गया था, इसके बारे में बताना है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। इसे मुस्लिम लीग ने घोषित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के विभाजन की मांग को मजबूत करना और अलग पाकिस्तान देश बनाने के लिए दबाव डालना। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं समझ में आता है, वीडियो रोक कर खुद से पढ़िएगा, सारा बात आपको क्लियर हो जाएगा। इस दिन कई जगहों पर हड़ताल और प्रदर्शन हुए थे, लेकिन धीरे धीरे स्थिरता खराब हो गई और दंगे भड़क उठे। खासकर कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान के बीच भयानक हिंसा हुई, जिसमें बहुत से लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इससे पूरे देश में डर और तनाव फैल गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ने यह दिखा दिया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद बहुत बढ़ चुके थे। यही कारण था कि बाद में भारत का विभाजन हुआ। इस घटना ने आज़ादी से पहले देश की राजनीतिक स्थिति को और ज़्यादा गंभीर बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। देखिए, कह रहा है कि 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारणों की चर्चा करें। काफ़ी आसान है, कई बार मैंने इसको करवा दिया है, बार बार एक ही आंसर को कराना क्या है। वही सब बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा तत्कालिक कारण नई एनफील्ड राइफल कारतूस थे। इन कारतूसों को चलाने से पहले सैनिकों को दांत से काटना पड़ता था। यह अफवाह फैल गई कि कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उनमें से गुस्सा फैल गया। सैनिक पहले ही अंग्रेजों के भेदभाव से नाराज थे। उन्हें कम वेतन मिलता था, ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे। जब कारतूस की बात फैली तो उनका असंतोष खुलकर सामने आया। मंगल पांडे ने इसका विरोध शुरू की और धीरे धीरे यह आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इस तरह एक छोटी सी चिंगारी ने बड़ी क्रांति का रूप ले लिया। इसलिए कारतूस की घटना को 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण माना जाता है। ठीक है, सिंपल है भाई। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह पर प्रकाश डालना है आपको कि क्या था ये, कैसे हुआ। ठीक है, सब कुछ डालेंगे, चलो देखते हैं। देखिए, गांधी चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, इसलिए इसको चंपारण बोला जाता है। यह महात्मा गांधी का भारत का पहला बड़ा आंदोलन था। यहाँ के किसान अंग्रेज नील किसानों के अत्याचार से परेशान थे। ठीक है, उन्हें मजबूर किया जाता था कि वे अपनी ज़मीन पर नील की खेती करें, जिससे उन्हें नुकसान होता था। ठीक है, नील की खेती करने से नुकसान होता। गांधी जी ने किसानों की समस्या सुनी और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। उन्होंने अहिंसा और शांति से अंग्रेजों का विरोध किया। उनके प्रयासों से एक जांच समिति बनी और किसानों को राहत मिली। इस आंदोलन ने किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें अपने अधिकार एहसास हुए। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी जी को पूरे देश में एक बड़ा नेता के रूप में प्रसिद्ध कर दिया और आगे के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए रास्ता तैयार किया। सिंपल था, चंपारण का जो आंदोलन था वो बहुत ही सिंपल था। अब आते हैं हड़प नीति क्या थी, आपको बताना है। देखिए, हड़प नीति अंग्रेजों की एक चाल थी। क्या थी? एक चाल थी, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा का कोई सगा पुत्र नहीं होता था तो उसका राज्य अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेते थे। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। बात समझ में आया? इस नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिए। इससे भारतीय शासकों में डर और असंतोष फैल गया। उन्हें लगा कि अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। हड़प नीति ने 1857 की क्रांति के लिए ज़मीन तैयार की, क्योंकि
इससे राजाओं और जनता दोनों में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ गया। यह नीति अंग्रेजों के विस्तारवादी रवैये को दिखाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में, कहा गया भारतीय संविधान के दो प्रमुख अवगुण कौन से हैं। संविधान तो है, अब उसके दो अवगुण बताने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन कुछ लोगों ने इसके दो अवगुण बताए हैं। पहला, संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसे आम लोगों के लिए उसे समझना कठिन था। भारत की अधिकतर जनता उस समय अंग्रेजी नहीं जानती थी। ये एक अवगुण था कि अंग्रेजी में लिखा गया था। दूसरा, चुनाव लड़ने के लिए कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता तय नहीं की गई, यानी कम पढ़े लिखे लोग भी चुनाव लड़ सकते थे। कुछ लोगों का मानना था कि इससे शासन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। हालांकि समय के साथ संविधान का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ और लोगों को समझ बढ़ी, फिर भी ये बातें शुरू में इसकी कमजोरियों के रूप में देखी जाती है। ठीक है, दो कमजोरी आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। इसमें कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया एक ऐतिहासिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध करना था, क्योंकि इस कानून के कारण भारतीयों को नमक बनाने पर भी कर देना पड़ता था, टैक्स। अगर आप नमक बनाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 240 मील पैदल यात्रा की। उनके साथ हजारों लोग जुड़ते चले गए। समुद्र किनारे पहुंचकर उन्होंने खुद नमक बनाकर कानून तोड़ा। ठीक है, इस आंदोलन का सबसे बड़ा महत्व यह था कि इसने आम जनता को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिया। लोग बिना हिंसा के अंग्रेजों का विरोध करने लगे। दांडी मार्च ने दुनिया का ध्यान भारत की आज़ादी की लड़ाई की ओर खींचा और अंग्रेजी शासन की नींव को कमज़ोर कर दिया। ओके, नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों की चर्चा करें। देखिए, 1857 के विद्रोह भारत का पहला बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। इसका क्या कारण थे? इसकी असफलता के कई कारण थे। सबसे पहला कारण था कि एकता की कमी। उस समय क्या था? एकता की कमी थी। सभी राजा, नवाब और नेता एक साथ नहीं थे। कुछ भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे विद्रोह कमज़ोर पड़ गया। होता है ना कुछ देशद्रोही, वही वाला हाल। दूसरा कारण था मजबूत नेतृत्व का अभाव। कोई मजबूत नेतृत्व करने वाला नहीं था। विद्रोह अलग अलग जगहों पर हुआ, लेकिन कोई एक नेता नहीं था जो पूरे आंदोलन को सही दिशा दे सके, यानी कि उसको लीड करने वाला कोई नहीं था। तीसरा कारण था संसाधनों की कमी। भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेजों के पास बेहतर सेना और तकनीक थी। ठीक है, सैनिकों के पास यानी कि आज़ादी के सिपाहियों के पास। संचार और आपसी संपर्क भी कमज़ोर था, यानी कि कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था कि नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। पता, अब तो मोबाइल का दौर अब ना हुआ, उस समय मोबाइल भी नहीं था। इसलिए एक जगह की योजना दूसरी जगह तक समय पर नहीं पहुंच पाती थी। इसके अलावा अंग्रेज बहुत संगठित थे और उन्होंने जल्दी ही विद्रोह को दबा दिया। वो एकता में थे अंग्रेज, लेकिन हमारे में एकता नहीं थी, जिसके कारण ये सब हुआ। हालांकि ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों में आज़ादी की भावना जगा दी। लोगों को समझ आ गया कि एकजुट होकर ही अंग्रेजों से आज़ादी पाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखना है। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जमीन से मिलने वाला राजस्व को तय करना और अंग्रेजों की आय को स्थिर करना था। अस्थायी वर्ड ही लगा है, इसका मतलब है कि टैक्स को स्थिर कीजिए। इस व्यवस्था में जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया और उन्हें किसानों से कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। सरकार ने कर की एक निश्चित राशि तय कर दी, जिसे हर हाल में जमा करना होता था। अगर जमींदार कर नहीं दे पाते थे तो उन्हें उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। जमींदार अक्सर ज़्यादा लगान वसूलते थे, जिससे किसानों की हालत क्या हो गई? खराब हो गई। ये सवाल मैंने पहले भी कराया है, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्पीड में निपटा रहा हूँ। इस व्यवस्था से अंग्रेजों को नियमित आय मिलने लगी, लेकिन किसानों का शोषण बढ़ गया था। खेती करने वाले लोग कर्ज में डूबने लगे और गरीबी बढ़ी। इस प्रकार अस्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों के लिए तो फायदेमंद था, पर किसानों के लिए यह बहुत कठिन हो गया और अन्यायपूर्ण व्यवस्था साबित हुई। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। देखिए, कह रहा है कि मुगल प्रशासन का वर्णन करना है आपको। मुगल प्रशासन का वर्णन करना है, कैसे करेंगे? देखिए, मुगल प्रशासन बहुत व्यवस्थित और मजबूत था। इसका केंद्र बादशाह होता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती थी। वो सभी महत्वपूर्ण फैसले लेता था और पूरे राज्य पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, सबका हेड कौन? राजा, बादशाह।
प्रशासन को कई भागों में बांटा गया था। वजीर वित्त और राजस्व का काम देखता था। दीवान राज्य की आय व्यय का हिसाब रखता था। मीर बख्शी सेना से जुड़े मामलों को संभालता था और सैनिकों की नियुक्ति करता था। काजी न्याय देने का काम करता था। ये सारे जो डिपार्टमेंट बना करके रखा था किसने? बाबर के समय, ठीक है, मुगल के समय। राज्य को प्रांतों में बांटा गया था जिन्हें सूबा कहा जाता था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हर सूबे में एक सूबेदार होता था जो प्रशासन चलाता था। जिलों और गांवों तक भी अधिकारी नियुक्त होते थे जिससे शासन आसानी से चल सके। ओके, हर जिले में जिले स्तर पर जो है उसको अधिकारियों को रखा गया था। मुगल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह संगठित था और नियमों के आधार पर चलता था। इसी कारण मुगल साम्राज्य लंबे समय तक मजबूती से बना रहा, ठीक है, मजबूत बना रहा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। कहा गया कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, कार्यक्रम तथा प्रगति का वर्णन करें। देखिए, कहा गया है कि असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ, ठीक है, एक लाइन समझ में आ गया। इसके उद्देश्य था अंग्रेजों के शासन का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना। गांधी जी का मानना था कि अगर भारतीय लोग अंग्रेजों का सहयोग बंद कर दे तो अंग्रेज खुद कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। इस आंदोलन के तहत लोगों से कहा गया कि वे सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दें। कई लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी, स्वदेशी वस्तुएं अपनाई। छात्रों ने सरकारी संस्थानों की जगह राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रवेश लिया। यह आंदोलन तेजी से पूरे देश में फैल गया और पहली बार बड़ी संख्या में आम लोग स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े। लेकिन 1922 में चौरी चौरा के हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि वे अहिंसा में विश्वास करते थे। फिर भी असहयोग आंदोलन ने लोगों में देशभक्ति जगाई और आज़ादी की लड़ाई में एक नई दिशा दी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राजनीतिक एकीकरण की समस्या से आप क्या समझते हैं? भारत ने इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया है? ये सभी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी सवाल आपको करवा रहा हूँ बैठ के यहाँ पर टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। सारे सवाल आपके PYQ 2022 के हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप क्वेश्चन पेपर से मिला लो, ठीक है। चलिए आंसर पे आए। आज़ादी के समय भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक एकीकरण थी। देश में लगभग 562 रियासतें थीं जो अलग अलग राजाओं के अधीन थी। इन रियासतों को तय करना था कि वे भारत में मिलेंगी या अलग रहेंगी। अगर ये राज्य एकजुट नहीं होते तो देश कमज़ोर हो सकता था। इस समस्या को हल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समझदारी और कूटनीति से ज़्यादातर रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए मना लिया। कुछ जगहों पर ज़रूरत पड़ने पर सख्ती भी दिखाई गई, जैसे हैदराबाद और जूनागढ़, ठीक है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया जहां सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिले। इससे एकता मजबूत हुई। इसी तरह सही नेतृत्व और प्रयासों से भारत के राजनीतिक एकीकरण की समस्या को सफलतापूर्वक हल किया और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया, ठीक है। तो ये था आपके पूरा 2022 का PYQ। जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सारे के सारे मैंने करवा दिए। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।